वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया था, सारे इलस्ट्रेशंस कितने दिए गए थे? 5.1 से 5.6 तक। तो आओ इलस्ट्रेशंस अपन फटाफट देखें। आपकी स्क्रीन पे पहला इलस्ट्रेशन दिख रहा है। एग्जाम्पल वो कह रहा है कि फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। मतलब हमको प्रोजेक्शन निकालना है एफ का डी के अलोंग। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है कि मेरे पास ये एफ वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, मुझे एफ का प्रोजेक्शन डी पे निकालना है। तो हमने इसके लिए एक चीज पढ़ी थी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। याद है क्या? कितने लोगों को याद है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी? एक को भी नहीं याद? बहुत बढ़िया, रिवाइज कर रहे हैं हम तो। फिर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ये था, ये ए वेक्टर था, ये एंगल थीटा था, ये बी वेक्टर था, इसका कंपोनेंट इधर लेते थे और इसका कंपोनेंट इधर लेने पे कंपोनेंट आता था ए कॉस थीटा। याद आया? तो इसका जो वैल्यू आती थी, जो वैल्यू थी वो थी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू को हम रखते थे, याद करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, क्योंकि हमको ये पता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। फिर यहाँ से ए कट जाता था और जो वैल्यू आती थी वो आती थी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। और आप लोगों ने फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला भी लिखा था कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलोंग होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। याद आया क्या? याद आया? अच्छा, हाँ याद आ गया। तो अब एफ का डी के अलोंग अगर निकालना है, तो एफ का अगर डी के अलोंग तुम्हें कंपोनेंट निकालना है, तो उसका आंसर हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। यही चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो एफ वेक्टर दिया है कि बुक पढ़ी है, वो 3 4 -5 एफ वेक्टर है, 3 आई कैप, 4 जे कैप, -5 के कैप, और डी वेक्टर कितना दिया है वो भी देख लेंगे। 5 4 3 तो हो जाएगा 5 आई कैप, 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। यही है। और इनका अगर मैग्नीट्यूड की अगर अपन बात कर लेंगे, तो डी का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 35। तो ये हो जाएगा 25 और 25 50, √50। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ठीक है। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड डी का। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। तो वैल्यू डालने पे क्या होता है, आई का आई से, जे का जे से, और के का के से। तो इसमें वैल्यू डालने के बाद हमें जो मिल रहा है वो 5 × 3 15 होता है, 4 + 4 16 होता है, और ये माइनस का 15 होता है, और इसका मैग्नीट्यूड है 5√2। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 16/5√। चमकी बात, क्योंकि 15 से 15 तो कट जाएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ थी जो आपको याद रखनी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को याद नहीं है, अब याद रख लेनी है। तो आंसर इनका जो निकल के आ रहा है वो ये इन्होंने कुछ रायता फैलाया है। अपन को इस रायते के चक्कर में नहीं पड़ना, अपन को बेसिक याद रखना है। ठीक है। बेसिक का आइडिया तो है ना तुम्हें? जो मैंने पढ़ा किया है वो करना है। इन्होंने जो किया है कि वो तो खतरनाक चीज़ है। दूसरा, अच्छा, इन्होंने कॉस थीटा भी पूछा था। कॉस थीटा मैंने देखा नहीं, मैंने प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी मैंने निकाल लिया। इन्होंने कॉस थीटा भी पूछा था। तो अगर यहाँ से कॉस थीटा अगर निकाला जाए, तो कॉस थीटा के लिए आप क्या करेंगे? कॉस थीटा निकालने के लिए आप लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिवाइडेड बाई एफ इंटू डी। हाँ या ना? तो एफ डॉट डी की वैल्यू तुमने कितनी निकाल ली है? 16। ये आपने ऊपर एफ डॉट डी की वैल्यू निकाली ना 16, और जो नीचे लिखा है ये डी का मैग्नीट्यूड है। डी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5√2। अब आओ एफ का मैग्नीट्यूड निकालें। तो एफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपने पास कितना? √3 का स्क्वायर
+4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इसका आंसर भी सेम ही रहेगा। एफ का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अगेन 5√2, क्योंकि सेम ही टर्म बन रही है, जैसा ये लिखा है वैसा ये लिखा है, सेम टर्म बनने की वजह से मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर 5√2 का क्या लिख दूंगा स्क्वायर, जो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2, ठीक है, दैट इज 8/25। ओके, आया ना। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/25। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो भोले बच्चे हैं, इन्होंने पूरा कॉस इनवर्स 0.32 करके लिखा है, अच्छी बात है। इलस्ट्रेशन नंबर हम एग्जाम्पल नंबर 2 में आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में पढ़ के बता देता हूँ, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। It is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposite resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop, but is otherwise determined. Consider a drop of mass 1 gram falling from a height 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है ग्रेविटी का वर्क बता दो और रेजिस्टिव फोर्स का वर्क बता दो। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, आया ना। अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें अपन ने रेजिस्टेंस का वर्क निकाला था, जिसमें अपन ने देखा था कि बॉडी जमीन पे आ रही थी तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन आई कुछ और है। तो क्वेश्चन को वापस से समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर की हाइट से 50 और वह 1 ग्राम, तो कह रहा है कि एक ड्रॉप है 1 ग्राम की, इसकी जो हाइट है 1 किलोमीटर से हमने इसको ड्रॉप किया है और ज़मीन पे आई है, तो उस वक्त इसकी जो स्पीड है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। यही क्वेश्चन है, 50 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटी का और रेजिस्टिव फोर्स का वर्क पूछ रहा है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 1000 मीटर से ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसकी स्पीड 50 से तो ज़्यादा ही है। मतलब अगर तुम देखोगे तो v इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, √2gh, मतलब √2 इंटू 10 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 100√2, तो 50 से तो ज़्यादा है ना 100√2, जबकि यहाँ पर स्पीड कितनी आई है 50। इसका मतलब जो बाकी की इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहाँ खर्च हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी खर्च हो गई ग्रेविटी रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करने के लिए। तो ये तो हो गया ज्ञान की बात। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पर वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हमने किससे पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम से, WET। यहाँ पर एक तो ग्रेविटी का वर्क है, दूसरा किसका वर्क है, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। ग्रेविटी का वर्क पहले पार्ट में पूछ रखा है, उसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। mg किधर लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे, तो ग्रेविटी का वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, दैट इज mgh। मास है 10⁻³ kg, g की वैल्यू 10, हाइट है 10⁻+3, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 10 जूल। समझे बात को, आसान है, अरे आया ना, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये रेजिस्टिव फोर्स का नाम WR मैंने रख दिया। WR ऑब्वियसली अगर ये नीचे जा रही है तो रेजिस्टिव फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर, तो रेजिस्टिव फोर्स मैंने ऊपर मान लिया, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो ग्रेविटी का वर्क हो गया प्लस का 10, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क हमें निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सही बात। तो यहाँ से WR आ जाएगा मेरे पास ½ मास है 10⁻⁻3 1 ग्राम, और इसकी वेलोसिटी है 50, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर, और ये इधर जाके हो जाएगा -10। कैलकुलेशन समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम वापस से इधर सॉल्व कर लेंगे, तो WR आ जाएगा मेरे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 -10। इसको सॉल्व कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 2.5/2, मतलब 5/4 -10, 1.25। तो 1.25 -10 तो कितना हो गया? 8.75 जूल। कितना वर्क आ गया? ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना? वापस से एक बार करने का मौका मिल गया, आप लोगों ने कर लिया। घर पे आप लोगों से हो ही गया होगा, है ना? होमवर्क तो करके आई है ना सब? नहीं ना? ठीक। कितने लोग होमवर्क करके आए आज? प्रांजल आई है, ईशान आया है, सरदार जी का नाम है अंतरजोत, ये भी आए हैं, एहान भी आए हैं, आनंदी बेन पटेल होमवर्क करके आई हैं। अरे पापिन, 2-3 नहीं, पूरा बताना है। सारे समझ में नहीं आए, ठीक है। और इधर कौन करके आया? आनंद प्रतिज्ञा, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा करके आई हैं, अक्षता करके आई हैं, है ना? अनुषा, आप भी सॉल्व करके आई हैं, एग्जाम्पल्स करके आए हैं। अच्छा, आज किसका पेपर था? मैथ्स का पेपर था, कैसा रहा? ठीक ठीक रहा? तुम लोगों के चेहरे की खुशी एकदम से कैसे आ गई? क्या बहुत अच्छा, बायो वाले इसलिए खुश हो गए, ये भी बढ़िया है। दूसरों के घरों में आग लगे, हमें क्या। तो ये सॉल्व करके इनका भी आंसर भाई -8.75 आ रहा है, जो कि एकदम सही बात है। फिर अब 5.3 पे आ जाएंगे, जो कि कह रहा है साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, घिसटता हुआ 10 मीटर पे जाके रुक गया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। रोड ने उस लड़के और साइकिल पे घिसते हुए जो फोर्स लगाया वो 200 न्यूटन है, एंड डायरेक्टली अपोजिट टू द मोशन। तुम समझे क्या हुआ? बारिश हो रही थी, लड़का साइकिल पे था, साइकिल उसने ब्रेक लगाया, साइकिल स्किड कर गई, 10 मीटर तक खिसकता हुआ चला गया। तो गया आगे, फोर्स पीछे, तो फोर्स किसने लगाया? पृथ्वी ने। कितना लगाया? 200 न्यूटन। और 10 मीटर तक वो खिसका है, तो उस फोर्स का वर्क डन तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा, माइनस के 100 × 2, मतलब -200 जूल। इतना समझ में आ गया? ठीक है। मैंने क्या बोला? 200 × 10। हाँ, अच्छा, ये 100 जूल नहीं है, सॉरी, 200 न्यूटन है। तो -200 × 10 मतलब माइनस के 2000 जूल। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल? बता ही दिया, -2000, सीधा हवा में हो गया। और हाँ पाई, 180 डिग्री को पाई रेडियन पढ़ते हैं ना। तो तुम घिसट आगे रहे हो, फोर्स पीछे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे है, फोर्स पीछे है, तो एंगल 180 डिग्री, पाई रेडियन, है ना? हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? भाई साहब, ये मजेदार चीज है। साइकिल ने बताओ रोड पे कितना वर्क किया। तो साइकिल की वजह से क्या रोड खिसक गई? रोड का डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या साइकिल की वजह से? ऐसा है कि खिसक के रोड इधर से, इस शहर से दूसरे शहर चली गई? नहीं ना, तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। तो भले ही कितना भी फोर्स लगा लो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। जीरो आंसर दिया है कि नहीं दिया? यस, एक बिल्कुल सही बात लिखी है कि फोर्स तो 200 न्यूटन है, बट इट अंडरगोज नो डिस्प्लेसमेंट, दस वर्क डन बाई साइकिल ऑन द रोड इज जीरो। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक में कोई डाउट नहीं? लॉजिक की क्या बात कर रहे हो, वही तो हिला हुआ है। फिर उसके बाद हम इस क्यूट से क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5.4। ये 5.4 क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। भाई साहब, पुलिस वाले ने गोली फायर कर दी, डिचके डिचके डिचके, 50 ग्राम। हाँ, एक ही फायर करी है। वो रिवर्बरेशन समझते हो? साउंड रिवर्बरेट होके आ रही है, डिचके 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 डिचके। समझे? गोली एक ही बार चली है, आवाज बार बार आ रही, गूंज रही है। विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, सी टेबल 5.2। क्यों भाई, इसमें टेबल देखने की क्या जरूरत है? कौन सी टेबल दिखा रहा है भाई? अच्छा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये जबरदस्ती टेबल नहीं देखनी है मुझे।
मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा। बोल रहा है कि ऐसे प्लाईवुड पे उसने गोली मारी कि 2 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी। द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? सुनो मेरी बात, इसकी बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हारी शीट है, इधर से गोली गई काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल, इधर से बाहर निकली काइनेटिक एनर्जी के फाइनल। लेकिन जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल की कितनी है? 10%। तो मैं ऐसा मान लूँगा कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से ऐसे समझ लो, इधर से बुलेट आई दैट इज के इनिशियल, इधर से बाहर निकली के फाइनल, इट इज 10% ऑफ इनिशियल, दैट इज 10% मतलब 10/100 आया ना, ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। इतना चमक गया? वो कह रहा है कि ये बताओ फाइनल जब बुलेट बाहर निकली तो इसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड ही पूछिए ना। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? 50 ग्राम और 200 मीटर पर सेकेंड। तो भाई इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हो गई हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। सही बात है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का 10% है, तो मैंने 10% लगा दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख दी, इधर 10% ऑफ के इनिशियल लिख दिया। m/2 से m/2 डिच के, तो हो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा ये 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 और v फाइनल का स्क्वायर। अब एक काम करो, अंडर रूट लेके ख़त्म ही करेंगे मामला। चलो ख़त्म ही करते हैं। तो हमने v फाइनल अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट हो गया 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो भाई साहब ये तो 200 एज इट इज़ बाहर आ गया, नीचे बच गया अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 आप लोग जानते हैं कितना होता है? कितना होता है? लगभग 3.14 के आसपास, है ना? एग्जैक्टली बताऊं क्या? फ्रॉड ने मुझे कॉल किया है। 3.16, तो 200 डिवाइडेड बाई 3.16, तो इससे कितनी वैल्यू आ जाएगी? एग्जैक्ट ही जानना है तुम सबको। (63.29 मीटर पर सेकेंड। ये सुविधा आप लोगों के पास नहीं होती कैलकुलेटर की। यहाँ से भी इन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, 63.2 मीटर पर सेकेंड आ गई। हालांकि इसने यहाँ पे इस चेंज इन परसेंटेज चेंज इन स्पीड भी निकाला है, तो परसेंटेज चेंज इन स्पीड आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल इंटू 100। ये बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या तुम्हें? और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ, आप लोग लिख नहीं रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पे लिखा ही हुआ है। हाँ, आप टाइम नहीं दे रहे सर, आप तो बड़े दुष्ट हैं। आप सर हमको टाइम नहीं दे रहे लिखने के लिए। नहीं दूंगा। देखा देखा देखा, औरतें दुष्ट हैं। देख 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 क्या लिखा है, देख देख क्या लिखा है। A woman pushes a trunk on a railway platform। एक महिला एक बक्से को रेलवे प्लेटफॉर्म पे धक्का मार रही है। पता नहीं है उस बक्से के अंदर कौन बंद है। आजकल की कंडीशन देख के हमको नहीं पता है कौन बंद है उसके अंदर, लेकिन वो धक्का मार रही है रफ सरफेस पे। सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर तक 100 न्यूटन फोर्स लगा के उसको बक्से को खिसका देती है। देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड। भाई आदमी बंद है तो भारी तो हो गई तो थक गई। तो आजकल की कंडीशन देख के जो बक्सा है उस बक्से के अंदर सामान होना मुश्किल है, आदमी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं तो फिर यहां हूं ना। हाँ बस यही बचा है मेरे पास। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with a distance
250 न्यूटन, मतलब पहले 10 मीटर तक उसने 100 न्यूटन फोर्स लगाया और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करती गई और कहाँ तक आ गई, 50 न्यूटन तक। द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज मूव्ड इज 20 मीटर, 20 मीटर तक उसने बक्से को चलाया है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स which is 50 न्यूटन versus displacement. Calculate work done by the two forces over 20 मीटर। सुन मेरी बात, बक्से की टेंशन मत लेना, बक्से के अंदर कौन बंद है, भोला भाला बेचारा आदमी। आदमी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, चुप रहे। क्वेश्चन नंबर 5.5 हम देखने, सॉरी एग्जाम्पल नंबर। यार सीधी सी बात है कि पहले उसने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगाया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बक्सा खिसक के अपने आप चल के आगे चला गया। तो जितना फोर्स लग रहा था, फिर उसके बाद उसने फोर्स को डिक्रीज कर दिया, तो ग्रेजुअली डिक्रीज किया। ये 100 न्यूटन है और ये वाला कितना है, 50। पकाक। हमारे यहाँ गांव में एक लड़का है, 50 नहीं बोलता, पकाक बोलता है, पकाक। कितने रुपए, उसे उसे नोट दो, कितने रुपए का, पकाक रुपए का नोट है। तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, प्रांजल समझना बेटा, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, बाद में घटा के कितना कर दिया, 50 न्यूटन। पहले भी 10 मीटर चला, बाद में भी 10 मीटर चला, तो 10 + 10 कितना होता है, 20। अब वो तुमसे कह रहा है ग्राफ बना दो, ग्राफ तो बन गया सामने। अब कह रहा है इसका वो ग्राफ बन गया, हमने कहा हाँ, तो कह रहा वर्क भी निकाल दो। तो वर्क के लिए ये F वर्सेस X ग्राफ है, क्या करना पड़ेगा, वर्क एरिया, एरिया है ना, आप ही तो नहीं हो ना, याद है ना तुम्हें, ठीक है। तो एरिया में देखो भाई, या तो आप ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन तुम पापी हो, तुम्हें पता नहीं है, तो तुम एक, मैं मानता ही नहीं हूं तुम्हें, ये तो एक हो गया तुम्हारे पास 100 न्यूटन वाला, फिर एक बक्सा ये बना लो और फिर एक बक्सा ये बना लो, तीनों बक्सों का एरिया निकाल के ऐड कर दो। तो पहले बक्से का एरिया हो जाएगा वर्क, चलो लिखते हैं, 10 × 100 कितना होता है, 10 × 100 1000। ये पूरा इस एक्सिस के ऊपर है तो वर्क पॉजिटिव रहेगा हमेशा। इस छोटे वाले बक्से का कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये कितना है, 50, पकाक। तो 10 × 50। फिर इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो ये कितना है, 50, तो हम लिखेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। 500 + 1000 1500 होता है, और 1500 + 125 1625 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1625 जूल। ठीक है, एडिशन तो आता ही है ना तुम्हें, क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा 250 होगा, 250 1750 होगा। ₹1750 होगा। बताओ सर, आज पराठा खा के नहीं आए आप, क्लियर है। अबे हाँ या ना कुछ तो बोलो नालायको, कोई डाउट है क्या तन्मय ब्रो, नंबर तो सही आए थे यार इस बार, पेपर में अच्छा किया था तुमने इस बार, हाँ? मुझे 18 नंबर क्यों याद है तेरे, ऐसा नहीं था, नलायक है तू, 10 आए थे। हाँ? म्याऊं म्याऊं, आ रही है आवाज, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अपन ने सारा वर्क डन इसमें निकाल लिया और आंसर वह अपना सब आ गया। बेटा जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही फ्रिक्शन लग रहा होगा, तू समझी नहीं बात को, तू भोली बच्ची है। तो एक बात बता, ये बक्सा था, इस बक्से को इधर खिसकाना है, तो उसने फोर्स इस पे इधर लगाया होगा, वो फोर्स किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन का, तो वर्क तो सेम आएगा, F = F रहेगा हमेशा, बस नेगेटिव हो जाएगा। यस, ये सही बात बोली, तो फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव आ जाएगा माइनस का 1750, समझ गई। चलो, तो इस प्रकार हमने काफ़ी चीज़ निपटा ली, इधर तो कोई क्वेश्चन नहीं है,
नहीं, माइनस का 1000 क्या है? इसने ऐसा कुछ बोला है क्या कि फ्रिक्शन माइनस का 50 है? क्या बोला है? अच्छा, इसने ओ हो, इसने क्वेश्चन को अपन ने लास्ट में देखा नहीं। नहीं देखा तो था यार, ये मिस कैसे हो गया? प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन है हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स वेरी नहीं कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स शुरू से लेके लास्ट तक 50 ही लग रहा है। 20 मीटर में वर्क डन पूछा है, क्या तुम फ्रिक्शन का वर्क निकाल नहीं पाओगे? ये वर्क डन बाई हो गया कैपिटल एफ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? माइनस एफ एस, तो माइनस का फ्रिक्शन फोर्स है 50, डिस्प्लेसमेंट है 20, तो आंसर हो गया माइनस का 1000 जूल। ठीक है ना? तू हाँ या ना कुछ तो बोल। हाँ, हाँ या ना कुछ तो बोल। हाँ, बाकी आप देख लो सर। चले, चलो चले मितवा अगले प्रश्न की तरफ। हम डिस्कशन का शायद लास्ट क्वेश्चन है 5.6 है ना? 5.6 से दिया था ना? हाँ, हाँ एक्सरसाइज तुमने करी नहीं ना? एक्सरसाइज सब लोग कर लेंगे फिर सॉल्व कर लेते हैं, एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ा आज आज और होमवर्क दे दें, इसीलिए तो और होमवर्क दे देते हैं। नहीं बेटा, होमवर्क और देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? दीदी इधर देखेंगे। A block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with a speed of 2 meter per second enters a rough patch ranging from 0.1 to 2.01। भाई साहब क्या प्यारा क्वेश्चन दिया है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग समझ गए होंगे वैसे क्वेश्चन, समझे क्या? देखो ऐसी बात है दोस्त कि ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू 0.1 और यहाँ से कहानी शुरू है रफ पैच। ठीक है, अब तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ो। मास 1 kg है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, रफ पैच में एंटर कर रहा है 0.1 से लेके 2.01 तक। तो यहाँ x इज इक्वल टू 2.01 मीटर हो गया और यहाँ पर एक ब्लॉक अपन एंटर करा रहे हैं। कितनी स्पीड थी इसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। The retarding force on the block in this range is inversely proportional to the x over this range, where F is equal to minus k by x। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो पीछे इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बोल दिया माइनस के बाई एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो अभी तक फोर्स कांस्टेंट होता था, अब फोर्स वेरिएबल हो गया। जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो उसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स या एफ डी एक्स कॉस थीटा। बोले और जो फोर्स है वो 0.1 से पहले नहीं लग रहा है। एफ आर की वैल्यू 0 है फॉर एक्स लेस देन 0.1 एंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0.1। मतलब जो एक पैच है 0.1 से 2.01 के बीच का, बस उसी पर फ्रिक्शन है, ना उसके आगे फ्रिक्शन है ना ही उसके पीछे फ्रिक्शन है। बोल रहा है वेयर के 0.5 रख देंगे बाद में। What is the final kinetic energy of the and V final of the block as it crosses the patch? क्या प्यारा क्वेश्चन है। K की वैल्यू 0.5 है तो F हो जाएगा अपने पास माइनस का, इसको ऐसा बोल दो माइनस का 0.5 बाई एक्स। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/2x। ये हो गया अपने पास पहली इक्वेशन। अब क्वेश्चन की यहाँ से शुरुआत है। तो भैया क्वेश्चन ये ब्लॉक इस पैच से बाहर भी निकलेगा। इसका मास कितना दिया है क्या? 1 kg, तो मास हो गया 1 kg। चलो
यहाँ पर आएगा तो इसके पास वी फाइनल कुछ होगी। क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो सबसे पहले देखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो पता चला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है जो फ्रिक्शन है, जो इसकी स्पीड को कम कर रहा है, बाकी कोई फोर्स है ही नहीं, है कि नहीं। इधर देख ले, इसमें क्या, यहाँ क्या देख रही, हाँ हाँ नहीं इधर देख। तो हमको वर्क के बारे में पता है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। तो यहाँ पर हमने लिखा कि एक वर्क है जो है एफ डी एक्स इंटू कॉस 180। कॉस 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि तुम्हारा फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। हर एक चीज़ लॉजिकल है। इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, तो 0.1 से लेके 2.01 तक। यही मैं वर्क डन बाई जो भी फोर्स हैं, ये पहले मैं यही कैलकुलेट कर लूँ, इसको तो मैं लगाऊंगा ही बाद में। चलो, तो F की वैल्यू मैंने डाल दी, तो F की वैल्यू है -1/2x, इट इज़ dx एंड cos 180 इज -1, और लिमिट लगा देंगे 0.1 से 2.01। बच्चों ने जैसे इसको देखा उनके समझ में आ गया कि चीज़ें तो आसान है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 dx/x का इंटीग्रेशन 0.1 से 2.0। समझ गई बात। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x या log x टू द बेस ई। अनुषा याद है क्या, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ln x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, याद आ गया होगा। तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, इट इज़ 1/2, ये हो जाएगा ln x, लिमिट लगा देंगे 0.1 से 2.01। अब तुम समझ रहे होगे कहाँ पे हर एक चीज़ अपन ने क्यों पढ़ी थी। पहले लिखी अपने अपर लिमिट दैट इज 2.01, फिर अपन ने लिखी लोअर लिमिट दैट इज 0.1। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो 1/2। इसके लिए अपन एनसीईआरटी की हेल्प ले लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करना अपन चाहते नहीं है। इन्होंने इसकी वैल्यू निकाल रखी होगी, अपन आलसी है ना कैलकुलेशन में। इन्होंने इसकी वैल्यू निकाली है, गजब नालायक है। 0.5 1.5 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू इन्होंने निकाली है 3। ln 20.1 इज ऑलमोस्ट 3, है ना। ठीक है, चलो। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर तुमको याद हो तो, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई बी, लिखाई थी, नहीं याद है। log पढ़ा है क्या, log a माइनस log b, अच्छा जितनी जिसकी जरूरत है उतना पढ़ा देते ना। log a माइनस log b होता है log a बाई बी, log a प्लस log b होता है log ए बी। तो मैं इस ऊपर वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ln का 2.01/0.1, तो ये बचेगा 1/2 ln 20.1। और यानी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ln 20.1 की वैल्यू होती है 3, ऐसा ज्ञानी लोग बोल रहे हैं। तो इसके बाद अपन इधर आ रहे हैं, तो मेरे पास जो वर्क डन बाई एफ आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 इंटू 3, आया ना, और 1/2 इंटू 3 हो जाएगा अपने पास 1.5। तो 1.5 जूल आ रहा है इसका वर्क। अब जरा देखा जाए, और कोई कैलकुलेशन तो नहीं गड़बड़ कर दी अपन ने, नहीं 1.5 है, एकदम की बात सही है। क्लियर हो गया इतना मामला। अब आओ मुद्दे पे। अब अपन आते हैं वापस से वर्क एनर्जी थ्योरम पे। मुझे एफ का वर्क पता चल गया, 1.5 निकल के आ गया। वाइट कलर से वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाई दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका वर्क है 1.5। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी, या पहले इसने के फाइनल ही निकाल लो, के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल मैं निकालना चाहता हूँ, के इनिशियल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, मास इसका है 1 और v का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो बचेगी 2
तो के फाइनल इज 1.5 प्लस का 2। ये प्लस का 2 कैसे आ रहा है? इनका तो घट जा रहा है। इनका जो भाई साहब गजब लोग हैं, गजब गजब। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दे दिया है, यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी माइनस डायरेक्शन दे दी है, और उसके बावजूद जब माइनस दे दिया है तो फिर इन्होंने कॉस 180 यहाँ पर नहीं लिखा है। नोटिस किया ना इस चीज को? देखो हो क्या रहा है कि वर्क डन तो निगेटिव ही आना चाहिए था फ्रिक्शन का यहाँ पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया वर्क पीछे। बट यहाँ पर उन्होंने के को ऑलरेडी एक नेगेटिव वैल्यू, फोर्स को नेगेटिव लगा के दे दिया, तो फिर यहाँ पर उन्होंने कॉस 180 काउंट में ही नहीं लिया है। आइडियल लेना भी नहीं चाहिए। तो या तो यहाँ पर तुम्हें खुद चेक करना पड़ेगा कि पीछे माइनस लगाए कि नहीं लगाए। तो अल्टीमेटली इन्होंने कॉस 180 को यहाँ से हटा ही दिया है, तो अपन भी हटा ही देते हैं। बड़ी जल्दी हट गया, तो यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। तो अपने पास बस आगे माइनस आ जाएगा सब जगह, तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस का 1.5। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस का 1.5, जो कि सही है, आना भी चाहिए। तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.5। इतना चमक गया। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई तो उसने एक तो स्पीड पूछी थी, के फाइनल स्पीड, तो हम लिखेंगे के फाइनल को लिख देंगे हम हाफ एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। 0.5 से दिस हाफ कट जाएगा, तो 1 इंटू वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर। तो जब एंटर किया था पैच में तब इसकी स्पीड थी 2, और जब पैच से बाहर निकलेगा तब इसकी स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। समझ गई बात? थोड़ा सा लॉग वॉग वाला क्वेश्चन है, गणित वालों के लिए, बायो वालों के लिए नहीं है। हाँ क्या केमिस्ट्री में पढ़ लिया? तो फिर ठीक है, फिर तो तुम भी कर लोगे। लेकिन वही बात है ना कि अगर मान लो लॉग ln 20.1 है, इसकी वैल्यू नहीं पता होगी कितनी है। फिजिक्स में कोई टेबल नहीं मिलती। बेटा एनसीईआरटी है ना, कुछ भी हो सकता है, और मेरी मजबूरी है कराना। चमक गई बात? क्या 6 के 6 इलस्ट्रेशन क्लियर? हाँ। फिर वो गधों वाली हरकत किया, उस दिन नट खाया था ना, कौन खाया था? तू ही खाया था। तो आज तू खाएगा, वही तो आज तू खाएगा। ये लॉ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। कितने इलस्ट्रेशन थे आप लोगों को? अब लिख लेना चाहिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, ऐसा मुझे पता चला है। घर पे दिन रात पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स को तो स्पेशल ऐसा है कि 2-2 घंटे टाइम देके पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहें, घर पे डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, मज़ा आ जाएगा। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, बस वो मज़ा ही चाहिए, यही मज़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करें आप, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है कि उन्हें फिजिक्स आती है, या जिन बच्चों को लग रहा है जिन्हें फिजिक्स नहीं आती है, दोनों ही ऑन अ सीरियस नोट डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करें फिजिक्स के। उससे क्या होगा कि तुम्हें रिवीजन करने के लिए पेपर से 2 दिन पहले रोना नहीं पड़ेगा। जो पेपर से 2 दिन पहले होता है ना कि सर कुछ ये आ रहा है हमारे पेपर में, हम क्या करें कैसे करें, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, डेली 5 क्वेश्चन उसमें से उठाओ। तुम्हारे इतने चैप्टर्स हो गए हैं, अगले 15 दिनों में ऐसा होगा कि तुम सारे क्वेश्चंस 2 बार रिवाइज कर चुके होगे। अगर तुमने सारे क्वेश्चन 2 बार रिवाइज कर लिए तो फिर तुम्हें कभी भी ऐसा लोड नहीं होगा कि हम पेपर की कुछ प्रिपरेशन करनी है मुझे। तुम कभी भी पेपर देने चले जाओ, तुम्हारे मार्क्स अच्छे ही आएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर रहम खाओ, मेरे ऊपर मत खाओ, अपने ऊपर खाओ, और डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। अपन इसको धीमे धीमे और स्ट्रिक्ट करते जाएंगे। अभी प्यार से बोल रहा हूँ जैसे आज, फिर ऐसे ही सैटरडे तक ये शब्द थोड़े बदल जाएंगे, और मंडे से, नेक्स्ट मंडे से थोड़ी वॉच रखी जाएगी आपके ऊपर। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, और पहले से अपने आप को तैयार रखें। अगर डेली घर पे आप आधा घंटा 45 मिनट में 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, या 5 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है ना। क्लास में बैठ के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला।
सिंपल। तुम सोचो कि क्लास में बैठ के पढ़ जाओ और तुम्हें सब समझ में आ जाए और फिर उसके बाद पेपर आए, पेपर में तुम सब कुछ कर दोगे, हो ही नहीं सकता है। क्लास से तो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, सीखते तो तुम अल्टीमेटली खुद के प्रैक्टिस से हो, ठीक है ना। क्लास तो सिर्फ ऐसा है कि एक वन वे कम्युनिकेशन है, कभी कभार तुमको डाउट आ गया, तुमने पूछ लिया, लेकिन तुम्हारी खुद की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर क्या सेंस है। जैसे मैंने तो हर बच्चे को पढ़ाया है ना, सबके नंबर बराबर तो नहीं आ रहे, किसी के 25 में से 21 आ रहे हैं, किसी के 25 में से 4 आ रहे हैं। बात तो पढ़ा तो सेम ही चीज रहे ना, तो इसका मतलब जो प्रैक्टिस करेगा वो खेलेगा, जो नहीं करेगा वो निपटेगा। समझ गए। और क्लास मिस नहीं किया करो, क्लास मिस करोगे तो जीवन में कष्ट बढ़ेंगे। अभी बताओ हम क्या पढ़ रहे थे। नहीं, हमने क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन कंप्रेशन के क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब अपन को पावर देखना शुरू करना चाहिए। आओ पावर की बातें करें। देखो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पावर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, पावर वही होता है जो तुम समझ रहे हो। पावर का मतलब क्या समझते हो? शक्ति। पावर का मतलब होता है शक्ति, हिंदी में भी शक्ति बोलते हैं। शक्ति, शक्ति तो नहीं लिख दिया, शक्ति लिखा है, थोड़ा अच्छे से लिखें, अब सही है। लिखा पहले भी यही था, बस थोड़ा जो आधा श वाला हिस्सा है वो थोड़ा आगे खिसका दिया था। ताकत, पावर, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रेट बाय विच वर्क इज डन। इसको आम भाषा में समझते हैं। जैसे भाई बात ऐसी है कि अपन को एक ईंट यहाँ से उठा के यहाँ ऊपर लेके आनी है, ठीक है। ये काम अपन ने एक छोटे बच्चे से बोला, तो ईंट को बड़ी मुश्किल से उठा रहा है, बहुत ताकत से, पूरी दम लगा दी, और 5 मिनट के बाद बड़ी मेहनत से धीमे 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 ऊपर लाके इसने यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है। उसने, बच्चे ने उस ईंट को जमीन से ऊपर तक उठाने में कितना वर्क किया? तो हम कहेंगे देखो सर, उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, ग्रेविटी का वर्क -mgh है, तो लड़के का वर्क हो जाएगा +mgh। सही बात है। तो भाई लड़के ने कितना वर्क कर लिया? mgh। सही बात है। अब उसके बाद मैंने कहा कि तुम लोगों से भैया ईंट उठा के रखो, तो तुमने ऐसे उठाई, ऐसे रख दी 1 सेकंड में, तुमने भी कितना वर्क किया? mgh। लेकिन जब बात पावर की करेंगे तो सेम वर्क को 2 अलग अलग टाइम में किया गया। जिसने कम टाइम लिया उसकी पावर ज़्यादा, जिसने ज़्यादा टाइम लिया उसकी पावर कम। रेसिंग कार्स के बारे में आप लोग काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। अब बाइक्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये कार या ये बाइक 0 to 100 3 सेकेंड 4 सेकेंड में जाती है, और एक अपन लोगों की जो रेगुलर बाइक और कार होती है 0 से 100 15 सेकेंड में जाती है। तो जिसकी जो 0 से 100 जा रही है, मतलब कार वही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास अगर सेम है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड 100, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, मतलब वर्क सेम है। तो फिर वहाँ पर जो कार कम टाइम में 4 सेकेंड में 0 to 100 जा रही है उसकी पावर ज़्यादा है। जो कार 0 से लेके 100 15 सेकेंड में जा रही है उसकी पावर कम है, ठीक है। तो आप लोग जब कार या बाइक लेने जाते हैं तो आप पावर की बात करते हैं क्या? हॉर्स पावर की बात करते हैं। वेरी गुड। किसकी बात करते हैं? हॉर्स पावर की, ठीक है। तो आओ पावर के बारे में बात करें। पावर की डेफिनेशन, रेट बाय विच वर्क इज डन। पावर का नोटेशन P होता है, इट इज dw/dt, ठीक है। क्या होता है? dw/dt। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो dw कैन बी रिटन एज f dx/dt। dx/dt इज v, वेलोसिटी, पता है ना। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू एफ डॉट डी वी। थोड़ा इंटीग्रेशन विंटीग्रेशन खेल देंगे तो हो जाएगा ये एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ये हो गया पावर का फॉर्मूला, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। ये दोनों पावर के फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए।
एफ डॉट वी इज इंस्टेंटेनियस पावर, एफ डॉट वी इज इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। एवरेज पावर निकालनी है तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, ये पी इंस्टेंटेनियस बोल दो, पी इंस्टेंटेनियस, पी इंस्टेंटेनियस। अगर पी एवरेज निकालनी है तो पी एवरेज का फॉर्मूला सिंपल है, वर्क और नीचे क्या है, टाइम। ये दोनों फॉर्मूले अपने को पता होने चाहिए। पावर के पास कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं है, तो इसकी जो यूनिट है, ये जो क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो बच्चे डायमेंशन बताएंगे, कितनी डायमेंशन है, बोलो जरा। डायमेंशन है एफ डॉट बी, एफ क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन, तो डायमेंशन हो गई एम एल टू टी माइनस थ्री। चमक गई बात। फिर अगला गेम अपन खेलेंगे इसके यूनिट के बारे में। यूनिट वॉट लगा दूंगा तुम्हारी मैं, यूनिट है वॉट यूनिट है वॉट, ठीक है। यूनिट है वॉट, याद रहेगी यूनिट वॉट। एक्चुअली वॉट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और यूनिट है जिसे अपन प्रैक्टिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको जानते हैं क्या, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 1 HP कितना होता है, 746 वॉट। याद रखना जरा, ये पूछ लेता है। 741 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है जी। इतनी कहानी हो गई, पावर की कहानी समझ में आ गई, ठीक है। पावर की कहानी अगर समझ में आ गई तो फिर आओ, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं पावर के। छाप लीजिए। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं। जैसे मैं इसमें ग्राफ्स भी आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा कि पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ आपको पावर दे देगा। इतना समझ में आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी का इंटीग्रेशन, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी। इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम कर्व या ग्राफ आपको वर्क देगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ गए, ऑब्वियस सी बात है। देन इसके बाद अपन को क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। दो बातें, पावर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। पावर नेगेटिव हो सकती है क्या, भोले बच्चे हैं, बहुत ही भोले बच्चे हैं। इन विचारों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर तुम देखो तो पावर में एफ वी कॉस थीटा है, एफ मैग्नीट्यूड है, वी मैग्नीट्यूड है, बट कॉस थीटा तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको मैं लिखाई देता हूँ, पावर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, पावर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन को ऐसा लिखा जाए कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी पूछ लेता है, जेई नीट में भी पूछ लेता है, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही है। अ बॉडी ऑफ मास m starting from rest, a body of mass m starting from rest, from the origin
moves along x-axis, moves along x-axis with a constant power p. Moves along the x-axis with a constant power p. Calculate. First, relation between velocity and time. Relation between velocity and time. Second, relation between distance and time. Third, relation between velocity and distance. Relation between velocity and distance. Relation between distance and time. एंड तीसरा है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, vt, xt और तीसरा है vx. चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोग देखिए, सिर्फ देखिए, पहले लिखना नहीं है, एक बार में समझना है. जैसे आपको पावर जो बताई गई है वो क्या बताई गई है, एफ डॉट वी. पावर तो कांस्टेंट है, ऐसा उसने बोला है. एफ को लिखा जा सकता है m इंटू ए इंटू वी, ए को लिखा जा सकता है dv बाई डी टी इंटू वी. ये पावर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ p dt इज इक्वल टू एम वी डी वी, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन लिख ही सकता हूँ ऐसा. तो यहाँ से पावर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन हो गया dt का, यहाँ पे m कांस्टेंट है तो बन गया ये v dv. इसका dt का इंटीग्रेशन होता है t, क्योंकि मैंने इनिशियल स्पीड 0, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t पे इसकी स्पीड v हो जाएगा m, इधर बचेगा v स्क्वायर बाई 2. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2pt डिवाइडेड बाई m. तो यहाँ से v आ गया अंडर रूट ऑफ 2pt डिवाइडेड बाई m. आ गया रिलेशन. तो इस रिलेशन को आप लोग याद ही कर लो, क्योंकि कभी ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्टली टिक कर देना है. v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी. ठीक है, जब पावर कांस्टेंट हो और किसी भी m मास पे कांस्टेंट पावर अप्लाई करी जाए तो वेलोसिटी के टाइम के साथ जो रिलेशन है वो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी है. उसका फॉर्मूला भी चाहो तो याद रख लो, अंडर रूट 2pt बाई m. पहला रिलेशन खत्म हो गया. अब पहला रिलेशन अगर खत्म हो गया तो दूसरा रिलेशन तुमको निकालना था x वर्सेस t के बीच में. तो आपको ये पता है कि सिंस v इज इक्वल टू अंडर रूट 2pt बाई m, गौर से सुनना बेटे, ये हो जाएगा v को dx बाई dt लिख सकते हैं, क्योंकि छापने का गेम नहीं है, समझने का गेम है. 2pt बाई m तो हो जाएगा dx. अब देखो इसमें से 2p और m सब कांस्टेंट है ना, तो इस कांस्टेंट को निकाल के मैं बाहर रख लिया, ये हो गया मेरे लिए 2p बाई m. t वेरिएबल है तो t की पावर 1/2 मैंने अलग से लिख लिया और इस dt को इधर ले गया dt, और अब इसे इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है. 0 पे 0, x पे t, तो ये तो बच गया x, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट अपर x और लोअर लिमिट 0. अंडर रूट 2p बाई एम कॉन्स्टेंट है, इसके से मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी. t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से t, जो कि t बचेगा बाद में. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x मेरे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, तो ये बचेगा 3/2. ऊपर जाएगा तो 2/3 बच जाएगा, 2/3 अंडर रूट 2p बाई एम, और t की पावर ये हो जाएगा आपके पास 3/. तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2. xt आ गया. कितने क्वेश्चन हो गए? 2. अब आपके पास तीसरा बचा है, उसमें पूछा है रिलेशन किसके बीच में, v और x के बीच में रिलेशन. बोर्ड पे नजर बनाएंगे. तुम्हें रिलेशन मतलब प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है.
तो अगर तुम इसमें प्रोपोर्शनलिटी चेक करना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि सिंस x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, नज़र बना के रखना, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 और इसकी क्यूब, आया ना। और तुमको ये भी पता है कि सिंस v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2, तो मैं बोल दूंगा इसलिए जो x होगा t की पावर 1/2 की जगह v लिख दूं, तो x प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा v क्यू। चमक गई बात। तो इसमें जो पहला वाला है ये तो बोर्ड में पूछता है खूब, बाकी ये दोनों जेई नीट के लिए भी पूछे जाते हैं। ये रिलेशन आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, छाप लीजिए। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान होते हैं, क्योंकि सब देख रहे हो किस लेवल के आ रहे हैं, बेसिक। डिफरेंशिएशन में नॉर्मल पावर आगे रखो, ऊपर से एक पावर कम करो, इंटीग्रेशन में ऊपर एक ऐड करो, नीचे चिपका दो। तो एक छोटी सी बात लिख लेंगे, एफिशिएंसी नोटेशन होता है ईटा, ईटा ईटा ईटा, हाँ ईटा ईटा। अरे वो एन को एक मुंडी को नीचे खिसका के थोड़ा सा खिसका दो। हाँ, ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। दुनिया में यही इफिशिएंसी है बस, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, बस हो गया, इतना ही लिखाना था। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ लिखिए लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ अगला क्वेश्चन, पुत्र अगला प्रश्न लिखो। हाँ, हाँ। अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा जाए कि अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अ पंप, सरदार जी पंप समझते हो, मोटर वही उइंग, वो वाली, हाँ। अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप अप water, can pump up, a pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume, fill a tank of volume 30 meters, 30 meter cube, 30 meter cube in 15 seconds, in 15 minute, second नहीं, in 15 minute, 15 minute. If the tank is 40 meter above the ground, if the tank is 40 meter above the ground, and the efficiency of the pump is 30%, and efficiency of the pump is 30%, and efficiency of the pump is 30%, how much electrical power is consumed by pump? How much electrical power is consumed by pump? Wow. You know pump, wow. देखो होना वैसे ही नहीं है, सुन लो। उसी का वेट कर रहे थे सर, आप क्या जानो। देखो यार, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे एक पंप लगी है, ये है पंप। पंप का काम होता है पानी को यहाँ से चढ़ा के ऊपर एक टंकी में पहुँचा देना। पाइप लगाए, पहुँच गई। इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 40 मीटर, टंकी बहुत ऊंची 40 मीटर, ये पानी को यहाँ से ऊपर चढ़ाएगी। तो समस्या क्या है कि इसकी पंप की पावर है कुछ पी, ठीक। अगर ये पूरी की पूरी पंप अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस पानी को ऊपर लेके जा रही होती, तो मैंने ऐसा मान लिया कि इस टंकी में जो पानी भरा है वो m पानी भरा है, ठीक है। अगर ये m kg वाटर है टंकी के अंदर, तो जो पावर होगी, एवरेज पावर, या ऐसे अच्छा नहीं लगता ना तुमको, एवरेज पावर, तो तुम क्या लिखोगे, वर्क अपॉन टाइम ही लिखोगे। तुमको कितने पानी को ऊपर लेके जाना है, जितना टंकी में भर जाए। टंकी में कितना पानी भरा जाएगा, m,
तो m पानी को तुमको जमीन से उठा के कहाँ लेके जाना है, h हाइट। तो तुम्हारा जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, mgh। कितने टाइम में लेके जाना है, t टाइम में। तो तुम्हें समझ में आ गया, पावर का फॉर्मूला बन गया इस क्वेश्चन में mgh/t। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं थी। लेकिन लास्ट लाइन में उसने ऐसी बात लिख दी कि वो जो परसेंटेज 30% इफिशियंट है, 30% इफिशियंट होने का मतलब ये होता है कि तुमने पावर है 100 वॉट, 100 वॉट में से 70 वॉट तो लॉस हो जा रही है। पानी को ऊपर ले जाने में कितनी यूज आ रही है, सिर्फ 30%। बात समझे? अगर 1000 वॉट उसकी पावर है तो 700 वॉट खराब हो गई, सिर्फ 300 वॉट इस्तेमाल आई। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 30% लॉस हो जा रही है, 30% इफिशियंसी है, तो 70% लॉस हो गई। तो जो पावर मेरे लिए एक्चुअल काम की है वो कितनी है, 30% ऑफ पावर ऑफ पंप ही इस mgh/t के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आया ना? क्योंकि बाकी 70% तो लॉस हो गई। तो मैं इसको बोल दूंगा 30% का मतलब होता है 30/100 इंटू पी इज इक्वल टू mgh/t। खत्म हो गया क्वेश्चन, पी निकालना है। तो मेरे लिए हो गया 3/10p या 0.3p भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू मास कितना है। तो अब समस्या है कि पानी का मास नहीं दे रखा। तो मास ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं, बोलो ना बच्चों, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कौन सी क्लास में पढ़ा था, थर्ड में? अच्छा कौन सी में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था। अच्छा, तो डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी, पानी की डेंसिटी कितनी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम/cc। और हम सीसी में तो बात कर नहीं रहे, सीजीएस में हम किस में बात कर रहे हैं, एसआई में। तो एसआई में बात करेंगे तो हमें डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम/मीटर क्यूब, किलोग्राम/मीटर क्यूब। तो जब 1 ग्राम/cc को आप कन्वर्ट करोगे किलोग्राम/मीटर क्यूब में, तो वो निकल के आता है 10⁻³ 3 किलोग्राम/मीटर क्यूब है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। वॉल्यूम कितना है, 30 मीटर क्यूब। तो डिस्काउंट मीटर क्यूब पड़ गया। तुम्हारे पास जो मास निकल के आया वो कितना आया, 3 इंटू 10⁻⁴ का kg। 4 का kg क्या होता है, तो 3 इंटू 10⁻⁴, जी की वैल्यू 10 डाल के काम चला लेंगे। हाइट अपने पास 40 है ही। टाइम कितना है बच्चों, मिनट में रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 15 इंटू 60। यहाँ से सॉल्व करके अपन पावर निकाल लेंगे। बच्चे सारे समझदार हैं, पावर निकाल के जरा बताओ आंसर। ये कौन नलायक है जिसे इतना जमाई आ रही है 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, फिर टाइमिंग अच्छी थी। फिर उसके बाद हम इसको काट देंगे, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 5 तिया 15, हो जाएगा 5 चौके 20, हो जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁵। मतलब हम बोल देंगे 1.33 इंटू 10⁻⁵ वाट, इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। ये कब है, जब वो कितने परसेंट एफिशिएंट है, 30%, 70% उसका लॉस हो जा रहा है मामला। हाँ लिखिए लिखिए, आपको और कोई लिखने थोड़ी आएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया है, काफी है। हाँ भैया, कैलकुलेशन में 3 इंटू 3 9 होगा, तो यहाँ पे एक 3 और कर लेंगे, तो डिवाइड बाई 3 कर लेंगे। तो अब फाइनल आंसर बता दे, 1.33 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, ए यार 0.444444444444444444। 0.45 कभी नहीं होगा ये, क्योंकि राउंड ऑफ में जाएगा ही नहीं ना, 5 से छोटा है ना। 0.4444, कहाँ कोने में घुसी जा रही है, अब दीवार तोड़ के उधर जाएगी पड़ोसी के घर में।
नालायक। आगे चले, इसी बात पे अगला क्वेश्चन। सोना नहीं है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। कछुए शांत हो जा। क्वेश्चन लिख, लिख क्वेश्चन। ए पंप इज यूज टू डिलीवर, पंप से प्यार है मुझे, लिख। ए पंप इज यूज टू डिलीवर water at a certain rate. A pump is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. From a given pipe. By what amount should velocity of water certain rate from a given pipe? Full stop. By what amount should velocity of water, by what amount should velocity of water, comma force on the water, comma force on the water, and power of motor increased, and power of motor increased to obtain n times water, to obtain n times water from the same pipe, from the same pipe, from the same pipe, लिख ले कछुए लिख। Velocity of water, force on the water, and power of motor to be increased to obtain n times water, n times n small n times water from the same pipe in same time. तो वेलोसिटी चाहिए कछुए को, पावर चाहिए, और पावर के साथ क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके जो भी रिजल्ट आएंगे याद रखने हैं, ठीक है। शुरू करें, नजर बोर्ड पे बना के रखेंगे। देखो भाई पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है, टिक 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 टिक, पानी जा रहा है बाहर। इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया ए। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें पानी बह रहा है तो इसकी कुछ डेंसिटी है रो, तो रो हो गई डेंसिटी ऑफ पानी, और जिस स्पीड से बाहर जा रहा है वो v है स्पीड ऑफ वाटर। अब तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि पाइप वही रहे, लेकिन इस पाइप से पहले अगर पानी आ रहा था 1 kg, तो सेम टाइम में पानी आना चाहिए n टाइम्स ऑफ 1 kg। एफिशिएंसी मोटर नहीं चेंज करनी, उसके बारे में डिस्कशन है कैसे चेंज करनी है। तो सबसे पहली चीज है कि वो जानने की ये इच्छा रख रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि हम वेलोसिटी के साथ क्या चेंज करें ताकि जो पानी है वो n टाइम्स बाहर निकले। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर रहा हूँ। ये एलिमेंट दिख गया, इस एलिमेंट की विड्थ है dx, ये भी सबको दिख गई होगी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा a। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में जो पानी है वो dm है, ठीक, तो dm dx सब कुछ पता चल गया। इसका अगर आंसर प्रॉपर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सबसे पहले मैंने उस पाइप में एक dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, और उस कंसीडर किए हुए एलिमेंट का जो मास है उसके अंदर जो लिक्विड है उसका मास है dm, ठीक है। मुझे निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अगर तुम चाहते हो कि यहां से पानी n टाइम्स निकले तो पानी के फ्लो होने की रेट n टाइम्स हो जाए। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का मतलब होता है dm by dt, मास पर यूनिट टाइम, ओके।
अब मास पर यूनिट टाइम में dm बाई dt अगर मुझे निकालना है तो पहले dm लिखना तो पड़ेगा। तो dm लिखने के लिए तुमको क्या चाहिए, अगेन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। अब डेंसिटी तो तुम्हें डेंसिटी तो रो पता चल गई। वॉल्यूम की बात करते हैं तो एरिया अगर ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ हो जाएगी dx। इस छोटे से क्रॉस सेक्शन का जो वॉल्यूम है वो dv है। उस dv को अगर लिखना है तो क्या लिखोगे, दिस लेंथ इनटू एरिया, वॉल्यूम आ गया, आया ना। तो ये हो गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाई dt। dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा रो ए इंटू वी। तो ये आ गया आपके पास पहली चीज। अब तुम चाहते हो कि n टाइम्स पानी चाहिए, फॉर n टाइम्स वाटर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर शुड बी n टाइम्स। क्या लिख रहा हूं मैं, अब n टाइम्स करने के लिए तुम क्या डेंसिटी को n टाइम्स कर सकते हो, नहीं, पानी तो वही रहेगा। पाइप का एरिया भी फिक्स है, तो फिर किसको n टाइम्स करना चाहिए, वेलोसिटी को। समझ गए बात को। तो मेरा सिंपल सा मतलब है कि dm बाई dt जो है, जो नया वाला होना चाहिए, दैट शुड बी n टाइम्स ऑफ dm बाई dt ऑफ पुराना वाला। आया ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, रो ए इंटू वी डैश शुड बी इक्वल टू n टाइम्स रो ए वी। तो जो v डैश है वो किसके बराबर हो गया, n टाइम्स के। पहला वाला सॉल्व हो गया। इसको याद ही रख लो कि अगर एक पाइप से पानी n टाइम्स करना है तो उसकी स्पीड को कितने गुना कर दूं, n टाइम्स। इतनी बात चमक गई। अब आओ दूसरे मुद्दे पे। दूसरे पार्ट में इसने क्या पूछा है, फोर्स। फोर्स पूछा है कि नहीं पूछा, का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में उसने फोर्स पूछा है। यार इस पाइप पे जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे तुमने देखा है ना, कभी अगर पानी का तेज प्रेशर आ रहा हो और पाइप के ज़मीन पे फेंक दो तो वो सांप की तरह नसता है। आया ना। मतलब पानी बाहर जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। तो वो फोर्स के बारे में डिस्कशन है। वो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है वी डी एम बाई डी टी। याद आया क्या, प्लस एम डी वी बाई डी टी। ये वी तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है ना। ये तो कैसा है अभी, कांस्टेंट। पानी जो निकल रहा है उसका एक्सेलरेशन थोड़ी है, तो दूसरी वाली टर्म तो आएगी नहीं। तो वेरिएबल मास के लिए हम फोर्स को लिखते थे वी डी एम बाई डी टी। अब तुम तो समझदार हो, डी एम बाई डी टी अभी तुमने ऊपर निकाल रखा है, कितना आया है, रो ए वी। तो v इंटू रो ए वी, तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्स आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर। अब अगर तुम फोर्स को n टाइम्स करना चाहते हो तो F इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। जो तुम्हारा v को तुमने अगर n टाइम्स किया है तो तुम बोलोगे F डैश अपॉन F इज इक्वल टू वी डैश अपॉन वी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे लिख देंगे F डैश अपॉन F इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। तो F डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, फोर्स भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा तीसरी चीज, पावर। तो पावर के लिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीसरी चीज थी पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता था F डॉट वी। F तुमने अभी निकाला है रो ए वी स्क्वायर, और पावर v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा रो ए वी क्यूब। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। ठीक। तो यहाँ पर अगेन तुम क्या लिखोगे, p डैश डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू v डैश डिवाइडेड बाई v इसका होल क्यूब। मतलब एन वी डिवाइडेड बाई वी का होल क्यूब p डैश अपॉन p। तो p डैश की वैल्यू कितनी आ गई, n क्यूब टाइम्स v। ये तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था कि अगर पावर v क्यूब के प्रोपोर्शनल है, v को अगर मैं n टाइम्स कर रहा हूं तो पावर कितनी हो जाएगी, n क्यूब टाइम्स। ठीक है ना। तो इस डिस्कशन में मेरे को जो चीज़ें याद रखनी है वो मैं टिक कर दे रहा हूँ। डी एम बाई डी टी क्या होता है, रो ए वी। वेलोसिटी n टाइम्स हो जाती है, ये तो नॉर्मल समझ गए। फोर्स रो ए वी स्क्वायर होता है, और बाकी तो ऑटोमेटिक रो ए वी स्क्वायर है, वेलोसिटी n टाइम्स करोगे तो फोर्स अपने आप n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। और इसमें याद रखना है ये रो ए वी क्यूब। ठीक है।
क्या हो गया? उसका हाथ पकड़ के बैठाया गया? अच्छा, लिख लो लिख लो। तो देखो भाई, इस प्रकार आपका जो पावर है वो समाप्त होता है। पावर के बाद अब आपको दो चीज़ें और पढ़नी है, आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में जो पढ़नी है वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड कॉलिजन। ये दोनों अपन नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? होमवर्क की बात तो मैंने करी ही नहीं है। आप लोग प्लीज़ बैठिए, आओ होमवर्क की बातें करें। ऑनलाइन की क्लास हम ख़त्म करते हैं।